हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 9th ऑफ दिसंबर 2021 थर्सडे न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है न्यूज़पेपर, इसके बारे में हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। आज के पेपर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट वाले पार्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही कल शाम को ये खबर आई, जो कि बहुत दुखद घटना है पूरे देश के लिए। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जो कि सीडीएस प्रमुख हैं, चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे 2019 में। कल ये जा रहे थे एक जगह, जिसमें बीच में क्या हुआ कि इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया तमिलनाडु के रीजन में, है ना। कुन्नूर वैली जो है उस रीजन में, यहाँ पे इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ और जो लगभग 14 लोग थे उसमें से सिर्फ एक अभी हाल फिलहाल में हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है ना। बाकी सभी लोगों की यहाँ पे अ, जो खबर है, जो न्यूज़ है, वो ये आई है कि वो सभी के सभी मारे गए हैं इस प्लेन क्रैश की या हेलीकॉप्टर क्रैश होने में। तो बिपिन रावत जी के बारे में आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे अब आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। पहले तो हम देख लेते हैं सीडीएस क्या है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और बात करें बिपिन रावत जी के बारे में, तो बिपिन रावत जी जो थे 1958 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न 1958। पौड़ी जगह में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी कहाँ पे आता है तो आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। और कल के दिन 8 ऑफ दिसंबर 2021, है ना, कुन्नूर में इनका निधन हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। तो ये चीज़ें बताई गई, क्लियर। इसके बाद हम बात करें, इनकी वाइफ भी इनके साथ में थी जिनका भी निधन हुआ, है ना, मधुलिका रावत। ये भी इन्हीं के साथ में मौजूद थी, तो इनकी भी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। इसके अलावा हम बात करें, बिपिन रावत जो हैं ये आर्मी चीफ भी भारत के रह चुके हैं। और ये कब से कब तक आर्मी के चीफ रहे तो 2016 से 2019, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन सी रेजिमेंट से ये आए थे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गोरखा रेजिमेंट से ये आए थे, या गोरखा राइफल्स जो है वहां से ये आए थे। और इसके बाद में ये भारत में आर्मी के चीफ बने 2016 से 2019 तक, क्लियर। और 63 की एज में इनकी डेथ हो जाती। ये आर्मी चीफ रहे कौन से नंबर के, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 26 नंबर के ये भारत के आर्मी के चीफ रहे, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके अलावा ये 37 नंबर के वाइस आर्मी चीफ भी बने भारत के। ये भी आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। देखिए, आर्मी का चीफ बनने से पहले किस पोस्ट पे बनते हैं व्यक्ति या इस रैंक के अंदर, तो वाइस आर्मी चीफ भी ये रहे हैं। और वाइस आर्मी चीफ ये रहे हैं 1 साल के लिए, 2016 से 2016 में ही, 1 साल बोल रहा हूँ, सितंबर मंथ में ये बनाए गए थे 2016 में। और 31 दिसंबर 2016 में इनको प्रमोट कर दिया गया और वाइस चीफ से इनको क्या बनाया गया, इनको बनाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया।
इसके बाद 2019 में ये इस पोस्ट से क्या हो गए, रिटायर हो गए, और 2019 में इनको किस पोस्ट पर फिर सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया, तो ये बने फिर CDS बनाए गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए 2019 में। क्लियर। इस पोस्ट को कब जनरेट किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा 24 दिसंबर 2019 में इस पोस्ट को बनाया गया, जिसमें बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को अपॉइंट किया गया था, और ये भारत के पहले फर्स्ट CDS प्रमुख बने, है ना। तीनों सेनाओं के ये चीफ हैं, जबकि हम क्या पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों आर्मी के। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि ये किस पोस्ट पर हैं, तो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये चेयरमैन बनाए गए, या चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये चेयरपर्सन बनाए गए। क्लियर। अब राइट नाउ ये जो सीट है ये वैकेंट है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि अभी वाइस चीफ कौन है इसके, तो राइट नाउ इसके वाइस CDS वो हैं बालभद्र बालभद्र राधा कृष्ण। ये राइट नाउ अभी क्या है इसके चीफ, वाइस चीफ हैं। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि हु इज द नेक्स्ट वाइस चीफ, ये होगा, और हु इज द नेक्स्ट CDS, तो वो भी सारी चीजों को यहाँ पे देखना है। क्लियर। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना होगा। अब किस प्लेन क्रैश में ये सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं, तो इसको रशिया के द्वारा परचेस किया गया था, और उस विमान का या उस हेलीकॉप्टर का नाम था Mi-70V5 हेलीकॉप्टर, जिसका के क्रैश होने की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, है ना। तो बहुत ही दुखद घटना है, और इनके बारे में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, है ना, बहुत सारे एक्टिविस्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये शोक नहीं, ये इंडिया के लिए शौक है ना, कि इस तरीके के व्यक्ति और इतने जबरदस्त जो पर्सनालिटी रहे हैं डिफेंस में, उनका जाना बहुत दुखद घटना है। इस चीज को लेकर के इवन पाकिस्तान में भी इस चीज को लेकर के दुख जताया गया है, इजराइल के द्वारा, है ना, UN के द्वारा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कनेक्टिविटी को लेकर के बात हो रही है, लिंक प्रोजेक्ट को लेकर के बात हो रही है, और वो है कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसको लेकर के स्कीम बनाई जाएगी भारत सरकार के द्वारा, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसमें इन दो रिवर्स को क्या किया जाएगा, इंटरलिंक किया जाएगा। KBLP इस योजना को कहा जाता है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, है ना, इज द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। दोनों ही रिवर कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो केन और बेतवा दोनों रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं। इसके अलावा ये दोनों ही रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, केन और बेतवा के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों ही रिवर ट्रिब्यूटरी हैं यमुना रिवर की, और ये यमुना रिवर में उत्तर प्रदेश में जाकर के ये क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। क्लियर। तो इसके बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। काफी लंबा ये इंटरलिंक होगा, जिसको इसके अंदर बनाया जाएगा। 2 किलोमीटर वाइड ये क्या होगा, इसको बनाया जाएगा। इसके ऊपर एक डैम भी बनाया जाएगा, ठीक है। दोधन डैम को यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, और 230 किलोमीटर की इसके अंदर क्या बनाई जाएगी, एक लंबी कैनाल बनाई जाएगी। इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको भी मेंशन किया गया है ना। और केन बेतवा इंटरलिंक जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 30 रिवर्स क्या होंगे, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होंगे, जिसको पूरे कंट्री के अंदर क्या किया जाएगा, अक्रॉस द कंट्री इसको निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है।
क्लियर? इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा इसके ऊपर एक क्या भी लगाया जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगाया जाएगा, जो कि 103 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चाएँ की गई हैं, है ना? और इसके अलावा और क्या कहा गया है कि इनके इंटरलिंक प्रोजेक्ट से 62 लाख पीपल को इसका क्या होगा, बेनिफिट दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर? इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताई दी है। यमुना रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है और ये उत्तर प्रदेश में मिलती है ना? बात करें केन नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट जो है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये यमुना रिवर में मिल जाती है। इसके अलावा बात करें बेतवा की, तो बेतवा जो रिवर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, यमुना से इंटरलिंक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरलिंक बोल रहा हूँ, ये यमुना नदी में क्या होता है, इसका पानी मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें बेतवा रिवर पर, तो बेतवा रिवर पे काफ़ी सारे डैम हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। राजघाट डैम है इसके ऊपर, क्लियर? इसके अलावा परीचा डैम भी बनाया गया है, ठीक? और इसके अलावा माता टीला डैम भी इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये बेतवा रिवर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें केन रिवर पे बसा हुआ है कौन सा टाइगर रिजर्व, तो आप लोगों को याद रखना है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो केन रिवर पर बना हुआ है, केन रिवर के किनारे बसा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ें फोकस करनी है, ठीक है? इसके अलावा भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इंटरलिंक प्रोजेक्ट हैं जिनको जोड़ा जा रहा है अलग-अलग तरीके से। 2 तरीके से इसके कंपोनेंट को बाँटा गया है। एक तो पेनिनसुला कंपोनेंट के अंदर इसको बाँटा गया है और दूसरा हिमालयन कंपोनेंट के अंदर नदियों को इंटरलिंक किया जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल महानदी और गोदावरी को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। इसके बाद में अलमाती और पेन्नार को इंटरलिंक किया जा रहा है। श्रीशैलम और पेन्नार को इंटरलिंक किया जा रहा है। इसके बाद में केन और बेतवा इसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है। इसके बाद में तापी और नर्मदा को इंटरलिंक किया जा रहा है ना? इसके बाद में नेत्रावती और हेमवती नदी को इससे इंटरलिंक किया जा रहा है। बात करें हिमालयन कंपोनेंट के अंदर तो कोसी और मिशी नदी को आपस में क्या किया जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है। गंडक नदी को गंगा नदी से क्या किया जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है। इसके अलावा घाघरा को यमुना से, इसके अलावा शारदा को यमुना से, है ना? ये सारी नदियों को क्या किया जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी रखी गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या बोलता है? अ, पन्ना टाइगर रिजर्व की बात आई है तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी जान लीजिए भाई। 1981 में इस टाइगर रिजर्व को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर ये सिचुएटेड है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है ना? 543 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इस पर ये फैला हुआ है ये टाइगर रिजर्व। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? इसके टाइगर प्रोजेक्ट कब अनाउंस किया गया? तो पहले तो देखिए पन्ना पन्ना जो है, पन्ना नेशनल पार्क जो है वो 1981 में बना। लेकिन इसे पन्ना टाइगर रिजर्व कब अनाउंस किया गया? तो 1994 में इसे पन्ना टाइगर रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, अनाउंस किया गया। उसके बाद में यूनेस्को के द्वारा इसे डेजिग्नेटेड किया गया पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व, है ना? ये चीजें भी आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। यूनेस्को के द्वारा, है ना, इसके बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको अनाउंस किया गया सबसे लास्ट में, इसके अंदर 2014 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस किया गया। चलिए आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है भारत के अंदर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में कौन सा बनाया गया था? ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर बतानी है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये चीज़ें जानकारी दी गई हैं, और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा कैलकुलेट की गई है या किसके द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें ये बताया गया कि यूपी जो है वो टॉप पर आता है वायलेशंस केसेस के मामले में। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो NHARC की ये रिपोर्ट है, जिसके अंदर इसको बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन वायलेशन के जो केस हैं, जो बताए गए हैं, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में जितने भी केसेस हैं, वो सारे के सारे हमें देखने को मिले हैं। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। लगभग 40% का जो केसेस है वो इन स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे क्या बात की गई है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे कुछ डेटा उत्तर प्रदेश के बारे में दिया गया है ना। और यहाँ पे एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा और वो है किसकी बात चल रही है? NHARC के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। NHRC के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। NHRC ये एक इंडिपेंडेंटली स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर, है ना, 1993 में इसको क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया। क्या बात कर रहे हैं हम? मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, समझ जाना भाई, HR मतलब ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया। बाद में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, और कब किया गया है? तो 2006 के अंदर इसमें अमेंडमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या काम है इसका। तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में जो भी चीजें होती हैं उन चीजों को लेकर के इसे प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, है ना। इसके बाद में टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ द ओपिनियन एक्सप्रेशन, द राइट ऑफ वर्क, एजुकेशन, एनी मेनी मोर, जो भी आपके राइट्स हैं उनके उनको लेकर के ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ये कितने मेंबर्स का एक एसोसिएशन है या कमीशन है? तो 7 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें एक होता है कौन? चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कौन होता है? तो चेयरपर्सन होता है एक रिटायर्ड चीफ जज होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज इसके अंदर अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? और टेन्योर की हम बात करें तो 3 इयर्स का इनका टेन्योर होता है, या फिर एज लिमिट होना चाहिए 70 इयर्स की। जो लिमिट है, एज लिमिट है, उसके बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा इन सारी चीजों को लेकर के अपॉइंटमेंट कौन देता है? तो भारत में सारे कमीशन के चेयरपर्सन और उनके मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम भारत के किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में रखा गया है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है ना। तो इसमें एक कमेटी होती है, कमेटी को बनाई जाती है। क्लियर? और इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, है ना, इन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन होम मिनिस्टर। ये सभी मिलकर के ये सारे मेंबरों की लिस्ट को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। देन इसके बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा इन सारे मेंबर्स को, चेयरपर्सन को क्या किया जाता है? इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देनी है। बात करते हैं
यूएस हाउस के द्वारा पास किया गया है एक बजट जो कि है $768 बिलियन का डिफेंस स्पेंडिंग बिल है, जिसको इनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर सैंक्शंस किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है ना। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए ये जो बिल है इसको सैंक्शन किया गया है यूएस के द्वारा, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंट के द्वारा पास किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर एंगेज किया जाएगा किसको, इंडिया को एंगेज किया जाएगा, इंडिया को सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चाइना के जो स्ट्रैटेजी है उसको ब्लॉक करने के लिए भी इस तरीके का यहाँ पे अलायंस को क्रिएट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे क्वाड को लेकर के भी बात की गई है ना। क्वाड को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, अमेरिका के द्वारा काफ़ी सारा एक्सपैंड किया जाएगा। तो ये सारी चर्चाएं इस जो बिल है इसके अंदर रखी गई हैं। इसमें इंडिया को भी काफ़ी सारा सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। तो काफ़ी बड़ा डिफेंस को लेकर के एक्सपेंड करती है अमेरिका। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो डिफेंस पे एक्सपेंड करता है वो है चाइना, है ना। इंडिया भी काफ़ी सारा डिफेंस के अंदर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर। यहाँ पे न्यू जर्मन चांसलर के बारे में बात की गई है भाई, है ना। ओलफ स्कोल जो है, स्कॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये नए जर्मनी के चांसलर बने हैं और किसको रिप्लेस किया है, तो देख सकते हैं आप न्यू जो है चांसलर हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं एंजेला मर्केल को, जिनके बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। भाई एंजेला मर्केल काफी लंबे समय तक जर्मनी की चांसलर रही हैं और उनकी जगह पे अब नए चांसलर आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिलेंगे, उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वो है 2022 की G20 जो समिट है वो सॉरी G7 की जो समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, वो जर्मनी के अंदर ऑर्गेनाइज होगी, जो कि 48th नंबर का सेशन होगा और वो इनके द्वारा ही होस्ट किया जाएगा जर्मनी के अंदर। क्लियर। इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है उसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आरबीआई के द्वारा क्या चीजें कही गई हैं। आउटलुक कंक्लूडेड बाय द ओमिक्रॉन, यहाँ पे कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको इशू की गई है और ये कहा गया है कि भाई ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए हमने हमारी जो रेट्स हैं उनको पॉलिसी रेट्स को हमने क्या रखा है, अनचेंज्ड रखा है इस बार भी। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो अब यहाँ पे एनपीसी की बारे में बात की गई है और एमपीसी के बारे में मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ। एमपीसी क्या होती है, तो आरबीआई के द्वारा एक बनाई गई एक कमेटी होती है जिसको हम आरबीआई एमपीसी कहते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। ठीक है, और इसको बनाया गया था कब, ये जानकारी आप लोगों को मुझे देनी है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं एमपीसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। एक होता है चेयरपर्सन और बाकी के 5 मेंबर इसके अंदर रखे जाते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है, तो ध्यान रखना गवर्नर ऑफ आरबीआई इसका चेयरपर्सन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी राइट नाउ कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, 25th नंबर के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास राइट नाउ आरबीआई के गवर्नर हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, है ना। हु वॉज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। इसके बाद में हम बात करें किस चीज को जारी किया गया है, तो पॉलिसी रेट्स को इसके अंदर जारी किया गया है। ठीक है, पॉलिसी रेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो पॉलिसी रेट्स के अंदर आता है पहले बात करें तो रेपो रेट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। रेपो रेट आता है, रेपो रेट अभी राइट नाउ रखा गया है कितना परसेंट, 4% इसके अंदर रखा गया है। इसके बाद बात करें दूसरी रेट आती है, तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में यहाँ पे जानकारी आप लोगों को रखना है। रिवर्स रेपो रेट जो है ये है 3.35% के आसपास में रखा गया है रिवर्स रेपो रेट। क्लियर। बात करें
थर्ड नंबर पे आता है एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, 4.25% रखा गया है और इसी के बिल्कुल सिमिलर होता है बैंक रेट। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। तो बैंक रेट कितना रहेगा? तो ये हमेशा इक्वल रहेगा एमएसएफ के। ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और पॉलिसी रेट में बेस रेट किसको बनाया गया है? तो रेपो रेट को। रेपो रेट जितना रहेगा उससे कम रहेगा रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट जितना रहेगा उससे ज्यादा रहेगा एमएसएफ और बैंक रेट। क्लियर? और एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा क्या होंगे? इक्वल रहेंगे। ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया गया था। इसके अलावा दो रेट और होती हैं, एक होती है पॉलिसी रेट्स और दूसरी होती है रिजर्व रेट्स होती हैं। तो इनको भी किसी भी तरीके से क्या नहीं किया गया है? चेंज नहीं किया गया है। और वो दो रिजर्व रेट्स कौन सी होती हैं? तो नंबर वन, एक होती है CRR। CRR क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशो होता है, जो कि अभी 4% चल रहा है। और दूसरा बात करें तो SLR। SLR अभी कितना चल रहा है? तो 18.5% चल रहा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा क्या कहा गया है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए, है ना, ये डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा कि पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेट्स को हमने क्या रखा है? अनचेंज्ड रखा है। मतलब किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं है। और ये ऐसा कब होगा? ये 9th टाइम ऐसा होगा जब एक भी बार हमने चेंज नहीं किया है। इसके अलावा हम बात करें, आरबीआई ने एक और चीज कही है, वो यहाँ पे मेंशन है। वो क्या है? मैं अलग से आपको बता देता हूँ। आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि अभी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो चल रही है, वो काफी अच्छे तरीके से चल रही है। और ये ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 9.5% रहेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। क्या जानकारी दी जा रही है? तो एडिटोरियल पेज में आज कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ इसके बारे में रीड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आज के पेज में, एडिटोरियल पेज में। यहाँ पे आपको यदि जो खास आर्टिकल दिखेगा वो ये वाला देखने को मिलेगा, है ना। हाई एलपीजी प्राइसेस जो है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यदि सरकार एलपीजी के प्राइसेस को यदि हाई करेगी तो उसका असर आपको पॉल्यूशन के अंदर, एयर पॉल्यूशन को बढ़ते हुए आप देखेंगे, है ना। क्योंकि लोग बाग फिर किस तरफ चले जाएंगे? फिर चले जाएंगे किस तरफ? लकड़ियां और कंडों की तरफ चले जाएंगे, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है ना। तो ये ऑथर के द्वारा लिखा गया है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल, सॉरी, ये जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं इनके रेट हाइक होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा किस तरफ? तो वो आपको पॉल्यूशन इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। जबकि सरकार ने इन सारी चीज़ों को ही रोकने के लिए भारत के अंदर बहुत सारी जो है स्कीम, या उनमें से एक स्कीम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, उसके अंदर भारत में काफी जो गरीब परिवार हैं, है ना, उनको हमने एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, सब्सिडरीड एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। अभी तक का ये जो टारगेट है ये 80 मिलियन लोगों को दिया जा चुका है। लगभग 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ महिलाओं को इसके कनेक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा सरकार का जो लक्ष्य है आने वाले टाइम में कि इसको बढ़ा करके 10 करोड़ जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिले, है ना। लेकिन इसमें यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि यदि इसी तरीके से हाइक होते रहेंगे पेट्रोलियम के, बार बार मेरे मुंह से पेट्रोलियम आ रहा है, एलपीजी के रेट्स यदि इसी तरीके से हाइक होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशंस भी आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें एक और चीज बताई गई है कि वही चीज की वजह से, एयर पॉल्यूशंस की वजह से ही जो कुकिंग जो होती है वो की जाती है, और उसमें लगभग अराउंड ये बताया गया है रिपोर्ट में कि 6 लाख जो लोग हैं वो पर ईयर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मोर्टेलिटी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलती है।
है ना। ये रिपोर्ट किसके द्वारा बताई गई है, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 की ये रिपोर्ट है, जिसके तहत ये सारी चीजें निकल करके आई हैं। और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसके 2.0 वर्जन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, और इसके कनेक्शन को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है ना। मैंने बताया भी है कि 10 करोड़ के आसपास या 100 मिलियन के आसपास इसके प्रोजेक्ट को ले जाने की ये पॉलिसी भारत सरकार की है इसके अंदर। क्लियर। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे ऑथर, तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि कोविड-19 से जो भी डेथ हुई हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी रखी गई है कि मतलब उनके हिसाब से ये कहना है कि भाई कि एक डेटा जो है उसको मेंटेन करने की जरूरत है कि भाई कि कितनी जानें जो हैं कोविड की वजह से हमें देखने को मिली, तो उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बारे में ऑथर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा और क्या कहता है अगला आर्टिकल, जो लो टोबैको टैक्स हैं उसकी वजह से इसका असर देखने को मिलता है लोगों की हेल्थ पर। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि भारत के अंदर टोबैको के कंजप्शन को कम करना है, तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे प्रोडक्ट्स पे, टोबैको के बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर टैक्स को बढ़ा देना चाहिए, ताकि इनका जो कंजप्शन है वो भारत के अंदर कम हो जाए। क्योंकि इनका ये कहना है कि चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा क्या है, टोबैको का कंजप्शन वाला कंट्री है, जबकि प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन में के मामले में भी सेकंड नंबर पे। चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है टोबैको के प्रोडक्शन और कंजप्शन में, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के मामले में। तो ये चीजें यहाँ पे बात की गई, और एक डेटा दिया गया क्या कि इंडिया के अंदर 28.6% जो हैं एडल्ट्स हैं जिनकी एज 15 साल के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बात की गई है, उनमें से भी यदि हम बात करें 8.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 13 से 15 साल के बीच में, जो टोबैको का क्या करती हैं, कंज्यूम करते हैं। टोबैको का सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बताई गई है इन द वर्ल्ड, जो कि टोबैको को सबसे ज्यादा क्या करती है, कंज्यूम करती है। अब ये भी उनको पता है कि भाई कि इसके इनहेल से या इसको लेने से क्या होता है, डिसीज होती हैं काफी सारी, तो भी इसके अलावा ये चीजें नहीं रुक रही है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्लियर। इसमें ये बताया गया है कि एनुअल इकोनॉमिक जो बर्डन है वो 1,77,340 करोड़ के आसपास में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम रेवेन्यू की बात करें, तो इसके ऊपर जो रेवेन्यू आता है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है, तो इसको हाइक करने की जरूरत है, जिससे इन सारी चीजों को क्या किया जा सके, इनके कंजम्पशन को रोका जा सके, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्लियर। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे कब होता है, फिर से मैं मेंशन कर दूं क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो होता है, या अगेंस्ट टोबैको डे भी बोल सकते हैं, है ना, तो ये कब होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। 31 मई को क्या होता है, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज कुछ भी इसके अलावा एडिटोरियल पेज पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज के पार्ट में आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आज हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं यहीं पर। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनके आंसर्स आपके कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। और आज हम सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।